नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, अप्रैल 2020 में पिछले साल के अपेक्षाकृत हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 60% तक कम हो गया। और मुंबई का जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, यहाँ पर अप्रैल 2020 में एक्सपोर्ट पिछले साल की अपेक्षाकृत 37% तक कम हो गया। बात सिर्फ देखो इंडिया की नहीं है। इस महामारी के कारण विभिन्न देश यही सिचुएशन फेस कर रहे हैं। बट एक बार जब सिचुएशन इम्प्रूव होगी तो नई सप्लाई चेन्स इमर्ज होके आ सकती हैं। इसलिए हमें पोर्ट्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने की आवश्यकता है। पोर्ट्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर देखो ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसीजर डिजिटलाइज हो और ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो, ताकि ट्रेड स्मूथली हो सके, जल्द से जल्द हो सके, बिना किसी रुकावट के। हमने ये इंश्योर करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे अप्रैल 2016 में इंडिया ने ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट रेटिफाई किया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का। उसके बाद हमने ध्यान दिया है पोर्ट्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन में, डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन में। हम काफ़ी सारी स्कीम्स भी लेके आए, जैसे डायरेक्ट पोर्ट एंट्री, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड। सबका मकसद यही था कि गुड्स की क्लियरेंस जल्द से जल्द हो, टाइम कम से कम लगे गुड्स की क्लियरेंस में जो लगता है। इसके अलावा हमने पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम इस्टेब्लिश किया, ताकि मैरीटाइम ट्रेड में जुड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म, एक मंच पर लाया जा सके। ई संचित स्कीम हमने लॉन्च की ह्यूमन इंटरवेंशन को कम से कम करने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने पे ध्यान दिया है। ये सारे स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए, इसी का नतीजा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हमारा स्थान इम्प्रूव हुआ, खास करके ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स की कैटेगरी में। मतलब हमारा जो फोकस है काफ़ी समय से इस बात पर रहा है कि गुड्स की क्लियरेंस जल्द से जल्द हो जाए, गुड्स की जो मूवमेंट है वो स्मूथली हो जाए। बट देखो, अभी भी कुछ कमियां बाकी हैं। अगर हम उन कमियों को दूर कर लेते हैं, एड्रेस कर देते हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स की कैटेगरी में हमारा स्थान और भी ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। हम जल्द ही टॉप 50 में आ सकते हैं। कौन सी कमियों को हमें दूर करना है? देखो, काफ़ी बार हमने डिजिटलाइजेशन पे तो फोकस किया है, लेकिन काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है यूजर्स इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं होते उस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकें। काफ़ी बार नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है तो हार्ड कॉपी देनी पड़ती है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद उसका ऑप्टिमम ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हमें इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। ये देखो, कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं। शिपिंग लाइन डिलीवरी ऑर्डर के अभाव के कारण टर्मिनल सिस्टम पर हार्ड कॉपी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे कार्गो मूवमेंट पर असर पड़ता है। उसके बाद कनेक्टिविटी का इशू है। विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच समय पे मैसेजेस का एक्सचेंज नहीं हो पाता। इससे भी कार्गो की जो मूवमेंट है उसमें बाधा पहुंचती है। हमें ये इंश्योर करना चाहिए मैरीटाइम ट्रेड से जुड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे ट्रेड लॉजिस्टिक्स से जुड़े लोग, शिपिंग लाइंस, फ्रीट फॉरवर्डर्स, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, पोर्ट कस्टोडियन, कंटेनर फ्रीट स्टेशंस, बॉर्डर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, इन सब के बीच स्मूथ कम्युनिकेशन हो, स्मूथ मैसेजेस का आदान प्रदान हो, ताकि कार्गो की मूवमेंट में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए। इसके साथ साथ देखो, हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। अभी ट्रेड कम हो रहा है, इसलिए अभी हमारे पास मौका है। हम ये सारे स्टेप्स ले सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि इंडियन बॉर्डर्स पर कार्गो की जो मूवमेंट है वो स्मूथली हो। इससे देखो हमारी कंपनीज भी कॉम्पिटिटिव होंगी। हम अक्सर ये डिस्कस किया करते हैं कि हमारे देश में लॉजिस्टिक्स की काफ़ी बड़ी समस्या है, इसलिए हमारी कंपनीज कॉम्पिटिटिव नहीं होती दूसरे देशों की कंपनीज के कंपैरिजन में। तो अगर हम ये सब चीज़ें इंश्योर कर पाते हैं तो हम लॉजिस्टिक इंप्रूव करेंगे और हमारी कंपनीज और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ट्रेड डिजिटलाइजेशन से संबंधित। अब देखो, लास्ट में एक वीडियो मैं अटैच कर रहा हूँ पुलिस रिफॉर्म से संबंधित ही। हमने पहले
पुलिस रिफॉर्म के इशू को काफ़ी गहराई से एनालाइज किया था, उसी की रिवीजन आपकी हो जाएगी। अब वो टॉपिक स्टार्ट होगा पुलिस रिफॉर्म से संबंधित, आप चाहो तो रिवाइज कर सकते हो। बेसिक्स की बात पहले करते हैं। संविधान के आर्टिकल 246 यानी 246 के अनुसार पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे पुलिस को एडमिनिस्ट्रेट नहीं करती, कंट्रोल नहीं करती। स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा पुलिस को एडमिनिस्टर किया जाता है। ये विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो पुलिस फोर्सेस को गवर्न करने के लिए गाइडलाइंस जारी करें, रूल्स जारी करें और पुलिस फोर्सेस को रेगुलेट करें। इंडियन पुलिस एक्ट्स ऑफ 1861 ये जो एक्ट है वो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है हमारे देश में विभिन्न स्टेट्स की पुलिस फोर्सेस को गवर्न करने के लिए। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दूं। ये जो एक्ट आया था ये ब्रिटिशर्स के द्वारा ये एक्ट लाया गया था, और कंटेक्स्ट आप समझने की कोशिश कीजिए। 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, यानी 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा ये एक्ट लाया गया था। तो कंटेक्स्ट उस समय बिल्कुल अलग था। आज के समय में जो कंटेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है। उस समय देखो, ब्रिटिशर्स ने ये सोचा था कि पुलिस जो है वो एग्जीक्यूटिव्स के कंट्रोल में होनी चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव उस समय कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि पुलिस हमारी मुट्ठी में होनी चाहिए, और पुलिस में भी जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे। तो इस एक्ट के अनुसार पुलिस के अंदर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बहुत ज्यादा है। एक छोटे हवलदार के पास या फिर छोटे सब इंस्पेक्टर के पास, इनके पास कुछ पावर्स नहीं होती। सारी की सारी जो पावर हैं पुलिस फोर्स में वो सेंट्रलाइज्ड हैं, बड़े ऑफिसर्स के पास होती हैं। और ऐसा इसलिए किया गया था, जैसे मैंने आपको बताया कि 1857 की क्रांति आई थी, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने सोचा पुलिस फोर्स में स्ट्रॉन्ग हायरार्की होनी चाहिए, जैसे मिलिट्री में होती है। तो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो उसी प्रकार से डिफाइन किया गया था। लेकिन ये एक्ट आज भी चेंज नहीं किया गया है, हालात पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। पुलिस के मेन काम है क्या, उनकी मेन ड्यूटीज क्या हैं, उन सब चीजों को इनलिस्ट किया गया था ओरिजिनली इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में। लेकिन देखो, समय के अनुसार पुलिस की कुछ ड्यूटीज जो हैं वो एक्सपेंड हुई और कुछ ड्यूटीज को बदला भी गया। तो मोर रिसेंट लिस्ट यानी पुलिस के आज के समय में मेन काम क्या है, उनको आप 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर पहले नंबर पे, उसके बाद दंगों को कंट्रोल करना, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट एसेट्स, वीआईपी प्रोटेक्शन और सबसे लास्ट में ट्रैफिक कंट्रोल। पुलिस के मेन ये 6 काम हैं। हायरार्की की बात करें तो हायरार्की इस प्रकार से है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता ही होगी कि पुलिस डिपार्टमेंट में हायरार्की किस प्रकार से होती है। देखो, अब इश्यूज की बात करते हैं कि पुलिस फोर्स जो है हमारे देश में आज किस प्रकार के इश्यूज से जूझ रही है। सबसे पहला इश्यू तो यही है, जो जिस एक्ट की हमने बात की, इंडियन पुलिस एक्ट 1861 बहुत पुराना हो चुका है। इवन दूसरे एक्ट आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब जो एक्ट्स हैं जिनके बेस पे पुलिस फोर्स चलती है, ये सारे एक्ट्स पुराने हो चुके हैं, लेकिन आवश्यक बदलाव नहीं लाए गए हैं समय के अनुसार इन एक्ट्स में। दूसरा इशू है ओवर सेंट्रलाइजेशन। जैसा हमने डिस्कस किया कि बड़े जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके पास ही सारी की सारी जो पावर्स हैं वो सेंट्रलाइज होती हैं, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है, इंटरफेरेंस की जाती है पुलिस फोर्स में। पुअर एंड इनएडुकेट पीसीआर, पीसीआर का मतलब है यहाँ पे पब्लिक एंड कम्युनिटी रिलेशंस। हमारे इंडिया में ना जो रिलेशंस होते हैं पब्लिक और पुलिस और कम्युनिटी के बीच नेगेटिव रिलेशंस होते हैं। आमतौर पे पब्लिक वास्ता पढ़ने पे भी घबराती है पुलिस स्टेशन में जाएं या ना जाएं, जबकि दूसरे देशों में इतना खौफ नहीं होता पुलिस का। तो हमारे देश में जो पीसीआर है यानी पुलिस कम्युनिटी रिलेशंस हैं बहुत ही ज्यादा खराब और इनएडुकेट हैं। उसके बाद पॉइंट आता है ओवरबर्डन ऑर्गेनाइजेशन। पुलिस पे देखो बर्डन बहुत ज्यादा है, इस वजह से पुलिस जो अपना मेन काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, इन कामों पे पुलिस फोकस नहीं कर पाती। उसके बाद अनवारंटेड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है यानी राजनीतिक दखलंदाजी बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर बात न माने तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो पुलिस ऑफिसर राजनीतिक लीडर्स के दबाव में काम करते हैं और अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। उसके बाद पॉइंट आता है लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए या फिर लैंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए पुलिस को। उसके बाद पॉइंट आता है ऑब्सोलीट इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्निक्स, यानी देखो इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की जो टेक्निक है वो भी पुरानी इस्तेमाल की जाती है पुलिस के द्वारा। देखो बेशक मुखबिर पे डिपेंड करने की जो नीति है वो सही है, लेकिन आज तो चीजें चेंज हो चुकी है ना। आज
सोशल मीडिया का यूज किया जाता है क्रिमिनल्स के द्वारा और जो टेररिस्ट हैं उनके द्वारा, तो पुलिस को भी अपनी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्निक्स हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना होगा, उनको दुरुस्त बनाना होगा। अकाउंटेबिलिटी का अभाव भी देखने को मिलता है पुलिस फोर्स में। उसके बाद इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती पुलिस फोर्स को। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस तो हमने डिस्कस किया कि बर्डन जो है पुलिस पे बहुत ज़्यादा है। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ पर्सनल यानी स्टाफ की कमी है और वर्किंग आवर्स भी काफ़ी लंबे होते हैं पुलिसमैन के लिए। इस वजह से वो स्ट्रेस फील करते हैं और ठीक से अपना काम नहीं कर पाते। ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट मैकेनिज्म फॉलो नहीं किया जाता। करप्शन बहुत ज़्यादा होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, इस वजह से जो बेस्ट टैलेंट है वो नहीं आ पाता पुलिस फोर्स में। उसके बाद करप्शन, कोलिजन, एक्सटॉर्शन एट डिफरेंट लेवल, ये सब देखने को मिलते हैं पुलिस फोर्स की कार्यप्रणाली में। भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, क्रिमिनल्स के साथ कोलिजन देखने को मिलता है। इवन पुलिस कई कई जगह पे एक्सटॉर्ट भी करती है लोकल वेंडर से। दिल्ली में आप देख सकते हो जैसे लोकल जो वेंडर्स होते हैं रेडी वाले, उनसे हर महीने पैसे लिए जाते हैं पुलिस फोर्स के द्वारा। तो ये सब एक नेक्सस देखने को मिलता है। और सबसे लास्ट में पुलिस कई बार ये शिकायत करती है, हम अगर अच्छे से केसेस को इन्वेस्टिगेट करें तो भी जो आरोपी है वो छूट जाता है क्योंकि प्रोसिक्यूटर्स अच्छे नहीं होते। हम तो एक बेस्ट केस बना के दे सकते हैं, बाद में तो वकील को, सरकारी वकील को केस लड़ना होता है कोर्ट में, लेकिन सरकारी वकील अच्छा नहीं होता, इसलिए हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो ये हमने सारे इश्यूज डिस्कस किए पुलिस रिफॉर्म से संबंधित, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। और देखो, ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद से ही कोशिश नहीं की गई पुलिस रिफॉर्म्स लाने के लिए। बहुत बार कोशिश की, बहुत कमेटीज भी गठित की गई। कुछ कमेटीज के नाम आप देख लीजिए जो गठित की गई पुलिस में रिफॉर्म्स लाने के लिए। जैसे नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट्स आई, बार बार शायद 8 रिपोर्ट्स आई थी नेशनल पुलिस कमीशन की। और उसके बाद गोर कमेटी ऑन पुलिस ट्रेनिंग, ये आई थी 1971 से 73 के बीच। उसके बाद रिबेरियो कमेटी ऑन पुलिस रिफॉर्म्स 1998 में आई थी। पद्मनाभैया कमेटी ऑन पुलिस रिफॉर्म्स 2000 में आई थी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन नेशनल सिक्योरिटी 2000-2001 में आई थी। और 2001 से 2003 के बीच कमेटी गठित की गई थी मलिमत कमेटी ऑन रिफॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ये सारी कमेटीज गठित की गई थी और इन कमेटीज के द्वारा काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी सुझाए गए थे। तो उन रिफॉर्म्स का एसेंस हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑलमोस्ट इन सभी कमेटीज के द्वारा कुछ मुख्य बातें इस प्रकार से बोली गई, जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम किया जाए, मिटिगेट किया जाए, ताकि पुलिस इंडिपेंडेंट रूप से फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में काम कर सके। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर है, दोनों फंक्शंस को आप सेपरेट कर दीजिए। कई बार ये देखने को मिलता है कि पुलिस जो है वो बिजी रहती है लॉ एंड ऑर्डर में, इसलिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं हो पाता, यानी जो क्राइम्स हो चुके हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं हो पाता। तीसरा पॉइंट ये बोला गया कि पुलिस डिपार्टमेंट्स सभी ऑफेंसेस को रजिस्टर करें। मतलब कोई भी पर्सन जाता है पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत लेके, उस शिकायत को रजिस्टर जरूर किया जाए। और काफ़ी बार पुलिस वाले क्या करते हैं, ये कह के कंप्लेनेंट को लौटा देते हैं कि जो ये केस है वो हमारी जुरिडिक्शन में नहीं आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी पर्सन जा रहा है पुलिस स्टेशन में, उसकी शिकायत पर एफआईआर जरूर दर्ज की जाए। अगर पुलिस को लगता है कि ये जो केस है हमारी जुरिडिक्शन में नहीं आता, तो एक पुलिस स्टेशन के द्वारा उस केस को ट्रांसफर कर दिया जाए दूसरे पुलिस स्टेशन में, लेकिन कंप्लेनेंट को वापस नहीं लौटाया जाए खाली हाथ। उसके बाद कई बार पुलिस कस्टडी में जो डेथ हो जाती है या फिर रेप के आरोप लगते हैं, तो अगर ऐसी केसेस सामने आते हैं तो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए ऐसे केसेस पर। उसके बाद प्रिवेंटिंग पुलिस टॉर्चर को रोकने के लिए काफ़ी सारे कदम सुझाए गए थे वेरियस कमेटीज के द्वारा। रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, विटनेस की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको वैसे का वैसा रिकॉर्ड करने के बजाय पुलिस क्या कर सकती है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको रिकॉर्ड करें। यानी विटनेस के द्वारा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाते हैं उनको रिकॉर्ड किए जाएं पुलिस के द्वारा, और उन फैक्ट्स की एक जो कॉपी है वो विटनेस को दी जाए। उसके बाद वीकर सेक्शन से डील करने के लिए एक स्पेशल सेल होना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा आरोप लगता है कि एससी और एसटी एट्रोसिटीज 1989 एक्ट के तहत जो केसेस आते हैं उनके ऊपर ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता पुलिस के द्वारा, और वीकर सेक्शंस को न्याय देने के लिए जो पुलिस है वो प्रतिबद्ध नहीं दिखती। तो एक स्पेशल सेल होना चाहिए वीकर सेक्शंस की समस्याओं को एड्रेस करने के लिए। उसके बाद रिक्रूटमेंट में ये इंश्योर किया जाए कि वुमन की संख्या ज़्यादा हो। अभी सिर्फ देखो एवरेज के तौर पे वुमन की संख्या पुलिस फोर्स में है सिर्फ 1.79%, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो पुलिस फोर्स में वुमन की संख्या को इंक्रीज करने के लिए प्रॉपर कदम उठाए जाएं विभिन्न स्टेट्स की गवर्नमेंट्स के द्वारा। और सबसे लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 7 डायरेक्टिव्स दिए गए थे, कौन से 7 डायरेक्टिव्स दिए गए थे उनके बारे में मैं आपको अभी बताता हूं।
देखो 1996 में 2 फॉर्मर डीजीपी गए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट से कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को आदेश दीजिए पुलिस रिफॉर्म्स लाने के लिए। इसी केस में बाद में जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की 2006 में। केस का नाम है प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 7 डायरेक्टिव्स दिए गए थे विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप पुलिस में रिफॉर्म लाने के लिए इन 7 डायरेक्टिव्स को फॉलो कीजिए। कौन से वो 7 डायरेक्टिव्स थे? सबसे पहला डायरेक्टिव, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन को आप कॉन्स्टिट्यूट कीजिए। उसके बाद डीजीपी का जो टेन्योर है वो 2 साल का होना चाहिए कम से कम। एसपी और एसएचओ का जो कार्यकाल है वो भी 2 सालों का होना चाहिए, क्योंकि देखो एसपी हो, एसएचओ हो, डीजीपी हो, इनको डर यही लगता है कि हमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो इस वजह से ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, पॉलिटिकल दबाव में आ जाते हैं। अगर इनका कार्यकाल फिक्स होगा 2 साल का तो इनको डर नहीं लगेगा। उसके बाद चौथा पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन और लैंड ऑर्डर का जो फंक्शन है, पुलिस दोनों फंक्शंस को सेपरेट कर दिया जाए ताकि क्राइम्स के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो भी अच्छे से हो सके और लैंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो फंक्शन है वो भी पुलिस ठीक से कर सके। 5वें नंबर पे पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड को सेटअप किया जाए। 6ठे नंबर पे पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी सेटअप की जाए स्टेट लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, ताकि जनता की जो शिकायत है पुलिस के अगेंस्ट उन शिकायतों को रजिस्टर करवाया जाए रेलेवेंट अथॉरिटीज के पास। और सबसे लास्ट में नेशनल सिक्योरिटी कमीशन इस्टेब्लिश किया जाए सेंट्रल लेवल पे। तो ये 7 डायरेक्टिव्स दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को 2006 में। केस का नाम था प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के इन डायरेक्टिव्स को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी गठित की थी केटी थॉमस की अध्यक्षता में, जो जज थे, कि आप देखिए क्या हमारे डायरेक्टिव्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। तो केटी थॉमस की कमेटी ने यह कहा कि आपके सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आपके डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। डीजीपी को 2 साल का कार्यकाल ना देना पड़े, इसके लिए विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स कई बार क्या करती हैं, कार्यकारी डीजीपी अपॉइंट करती हैं, यानी कि वर्किंग डीजीपी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई डीजीपी रिटायर हुआ, उसके बाद नंबर किसी और का है, लेकिन कोई स्टेट गवर्नमेंट अपनी किसी फेवरेट ऑफिसर को डीजीपी के पद पर अपॉइंट करना चाहती है, तो उसे एक बार के लिए वर्किंग डीजीपी इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। तो इसका फायदा क्या होता है? एक तो जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको इग्नोर किया जा सकता है, दूसरा कभी भी हटाया भी जा सकता है, बाद में स्टेट गवर्नमेंट ये बहाना मार सकती है। वैसे तो देखो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के अनुसार 2 साल का कार्यकाल देना जरूरी है डीजीपी को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वर्किंग डीजीपी को यह कह के हटा सकती है कि आप तो सिर्फ वर्किंग थे। तो इस प्रकार से विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स कोई ना कोई तरीका खोज लेती हैं ताकि इन डायरेक्टिव्स को इंप्लीमेंट ना करना पड़े और इनको अवॉइड किया जा सके। अभी हाल ही में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर से आदेश दिया गया स्टेट गवर्नमेंट्स को। मान लीजिए किसी स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि कोई डीजीपी है उनके स्टेट में और उनकी रिटायरमेंट होने वाली है 3 महीने के बाद, तो रिटायरमेंट से 3 महीने पहले ही प्रपोजल भेजा जाए यूपीएससी को। यूपीएससी को प्रपोजल भेजा जाएगा और यूपीएससी उस स्टेट गवर्नमेंट को 3 ऑफिसर्स के नाम सुझाएगी और उन 3 में से एक ऑफिसर को डीजीपी के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स अब डीजीपी को अपॉइंट करते वक्त अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर डायरेक्टिव को फॉलो किया जाता है तो डीजीपी को रिटायर होने से 3 महीने पहले ही उनको प्रपोजल भेजना होगा यूपीएससी को। यूपीएससी उस स्टेट गवर्नमेंट को 3 नाम सुझाएगी और उन 3 पर्सन्स में से किसी एक पर्सन को डीजीपी के तौर पे अपॉइंट करना होगा। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।